गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने टीम सी और वन एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए कंप्लीट कॉमर्स पार्ट को पढ़ रहे हैं। डेली 3 क्लासेस होती है अपनी, और उसी कड़ी के अंदर आज चौथा दिन है अपना। और चौथे दिन ये आपकी सुबह की इकोनॉमिक्स की क्लास है। क्लासेज यूट्यूब पे फ्री स्ट्रीम होगी सारी की सारी, उसके बाद हटा दी जाएगी यूट्यूब पे जैसे स्ट्रीम होती है। अभी पहले वीक की क्लासेस नहीं हटाएंगे। आप में से अगर कोई नया ज्वाइन करता है तो उसको देखने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो डिसीजन लेने में, वो आराम से 1 वीक तक की क्लासेस देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने कोर्सेज जो है www.oneexam.in वेबसाइट और हमारी ऐप के ऊपर भी अब अवेलेबल है। oneexam.in नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी आपको, iOS पे भी मिल जाएगी। iOS पे आपको करने के लिए आपको एक बार पूछना पड़ेगा, तो व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किए हुए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आपकी क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व की जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम क्या पढ़ रहे थे उस पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे पॉवर्टी चैप्टर यानी गरीबी, ठीक है। और पॉवर्टी चैप्टर हम लगभग कंप्लीट कर चुके थे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर टीचर मतलब अपने यहाँ पे जो पूरा सिलेबस चलेगा फर्स्ट ग्रेड का, उसमें क्लासेस के साथ साथ में एक तो पुराने पेपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस होंगे, प्लस खूब सारे आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे हमारी तरफ से। 5000 प्लस एमसीक्यूज़ यहाँ से आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो उसी कड़ी के अंदर आप ये मत सोचिएगा कि इससे अपना सिलेबस कितना चलेगा। जो अपना टाइम ड्यूरेशन शुरुआत में बताया था 2 से 3 महीने मैक्सिमम, उसके अंदर अपन पूरा कवर करेंगे। और कवर भी इस तरीके से करेंगे कि एक एक बात आपको याद रहे। तो मेरी आपसे एक निवेदन था कि आप एक नोटबुक मेंटेन करें, और मैं एक बार पहले आपको क्विकली पूरा पॉवर्टी रिवाइज करवाऊँगा, उसके बाद जो उसके एमसीक्यूज़ बनते हैं वो करेंगे। और उसके बाद मैं आपको जल्द ही आपके कोर्स के अंदर इसके एमसीक्यूज़ भी ऐड कर दूंगा ताकि आप घर पे भी उनको प्रैक्टिस कर सको। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी, व्हाट इज़ पॉवर्टी, गरीबी क्या है। बताओ गरीबी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ नीड यानी ज़रूरत है। कौन सी ज़रूरत है? मिनिमम, बेसिक मिनिमम नीड्स, मतलब जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं किसी भी व्यक्ति की, अगर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती तो हम उसको क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। मतलब न्यूनतम ज़रूरतें हैं, अपना रोटी मिलना सबसे ज़रूरी, 2 वक्त का खाना, उसके बाद पहनने को कपड़ा, थोड़ी बहुत एजुकेशन पढ़ने को, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य रिलेटेड। अगर इन सब चीज़ों के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कहलाओगे? गरीब कहलाओगे। हम क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे, ठीक है। दोबारा से, क्या ज़रूरत नहीं कर पाना पूरी? बेसिक मिनिमम नीड, ये सब ध्यान रखना। बेसिक मिनिमम नीड जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी अन्य ज़रूरतें होती है, लेकिन उनको क्या पूरा करना ज़रूरी है? वो ज़रूरतें किसी की पूरी नहीं होती। देखिए ज़रूरतें हमारी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है हमारे पास, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। तो ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी, 1/5 ऑफ एवरी पुअर, 1/5वां भाग पूरी दुनिया के जो गरीब है वो कौन है? भारतीय है। मतलब दुनिया के अंदर जितने गरीब है हर 5वां व्यक्ति कौन है? इंडियन है। ओके, ठीक है। तीसरी चीज़, गरीबी कैसे तय होती है? तो 2 चीज़ों से, या तो इनकम से कर सकते हो, आय से कितना पैसा आप कमा रहे हो, या दूसरा हो सकता है कंजम्पशन से। कंजम्पशन का मतलब जो पैसा कमा रहे हो उससे आप कितना खर्च कर पा रहे हो अलग अलग चीज़ों में। दोनों एक ही बात है। मान लो मैं एक तरफ 1000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ, तो या तो इस 1000 की मेरी इनकम से आप गरीबी तय कर सकते हो, या मैं महीने के खर्च कर रहा हूँ अलग अलग जगह, जैसे 800 रुपये खाने पे कर रहा हूँ, 100 रुपये रहने पे कर रहा हूँ, 100 रुपये अदर चीज़ों पे, तो मेरा टोटल कंजम्पशन कितना है? 1000 का। और सरकार कह सकती है जो महीने के 1500 रुपये भी खर्च नहीं कर पाए उसको हम क्या मानेंगे? गरीब कहलाएगा वो, ठीक है। तो ये दोनों बातें एक ही है। कंजम्पशन बेस्ड हो सकती है या
इनकम बेस्ड, आय पे बेस्ड या कंजम्पशन है, मैंने उसका कितना उपयोग किया। अब आप कहोगे कोई तो ऐसा भी होगा जिसकी आय ज़्यादा है लेकिन वो कंजूस है, खर्च नहीं कर रहा है। तो देखिए मिनिमम ज़रूरतें सब पूरी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास पैसा है लेकिन वो बिल्कुल भूखा बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक पैमाना है, एक बेसिस है, इसके आधार पे जनरली गरीबी की कैलकुलेशन की जाती है, आय के आधार पे या कंजम्पशन के आधार पे। तीसरा सवाल क्लियर है, भूलोगे नहीं। पहला क्वेश्चन, गरीब कौन जिसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो। दूसरी चीज़, गरीबी के बारे में हमने कहा दुनिया का हर 5वां गरीब भारतीय है, 1/5 ऑफ एवरी पुअर इन द वर्ल्ड इज इंडियन। तीसरी चीज़, पॉवर्टी कैसे तय होती है, तो बाय इनकम या बाय कंजम्पशन। चौथी चीज़, हाउ पुअर्स आर आइडेंटिफाई, गरीबों की कैसे पहचान होती है, तो अभी हमने कहा इनकम या कंजम्पशन। उसके बाद ये जो इनकम से होगी या कंजम्पशन से होगी, ये किसने कहा, कैसे पता चला हमें, तो उसके बारे में कुछ कहा है। सबसे पहले हमने कहा प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले की बात करें तो उससे पहले तो सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, कौन, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने क्या दिया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल के अंदर जो लिविंग की कॉस्ट है, जेल में रहने की जो कॉस्ट है, जेल में एक व्यक्ति रहता है तो वो कितना खपत कर पाएगा, कितनी उसकी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से उन्होंने पैसों में कन्वर्ट कर दिया। और जेल के खाने को, जेल में 2 टाइम खाना खाते हैं, उसकी कॉस्ट निकाली और उस पैसे को कह दिया कि ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जो इतना भी नहीं कमा पाता हम उसको क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे। ओके। आज़ादी के बाद की अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी 1-2 चीज़ें हैं। मैंने आपसे कहा था नीति आयोग जो अपना है, नीति आयोग क्या करता है, ये गरीबी से रिलेटेड डाटा, आंकड़े और सारा मैनेजमेंट वही करता है। नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन, उसने क्या किए थे, अलग अलग स्टडी ग्रुप बनाए। सबसे पहला सुनिएगा 2-3 शब्द, स्टडी ग्रुप क्या होता है, कोई ग्रुप बना देना जो सिर्फ स्टडी करने का काम है, मतलब उस विषय के ऊपर वो शोध करेंगे, अलग अलग डाटा कलेक्ट करेंगे और स्टडी करेंगे। सेकंड होता है एक्सपर्ट ग्रुप, मतलब उसी विषय से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना कोई खास मकसद के लिए। और तीसरा होता है टास्क फोर्स। टास्क फोर्स का मतलब उनको एक पर्टिकुलर काम दिया कि भाई आप इसको सॉल्व कीजिए, इंडिया के अंदर कैसे गरीबों की पहचान की जाए, ये आपको काम दिया है। अब वो टास्क फोर्स क्या करेगा, अपना काम करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। तो नीति आयोग ने एक्सपर्ट ग्रुप बनाए कुछ, तो 2005 में बनाया और 1989 के अंदर, ये 2 तो क्या बनाए उन्होंने, एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने एक 1979 के अंदर, 1979 के अंदर एक टास्क फोर्स गठित की। टास्क फोर्स क्या थी, जो मिनिमम नीड्स को कैलकुलेट कर सके, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको कैलकुलेट कर सके, इसलिए उन्होंने क्या बनाई, एक टास्क फोर्स बनाई। इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल इसको नोट, ये वैसे जो 10 के 10 क्वेश्चन है ये आपको नोट करने हैं, साथ साथ में कर दीजिए आप। मैं PDF वैसे शेयर कर दूंगा, लेकिन इन 10 के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, ये जो रिवीजन के लिए मैं 10 पॉइंट लिखे इन्हीं में से आएगा। क्या लिखा हमने बताऊं, टास्क फोर्स ऑन बेसिक मिनिमम नीड्स, जो मिनिमम ज़रूरतें हैं उसके ऊपर टास्क फोर्स बनाई गई। कब, 1979 के अंदर। ये बात आप भूलोगे नहीं, ठीक है, नहीं भूलना है। नेक्स्ट, पहली तो आज़ादी से पहले दादा भाई नौरोजी, उसके बाद नीति आयोग ने ये कुछ कमेटियाँ और ये बनाए। कुछ अर्थशास्त्री भी थे, मतलब अर्थशास्त्रियों का मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो उसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक सेन जी थे अपने, जो नोबेल पुरस्कार मिला था उनको, उन्होंने एक सेन इंडेक्स क्रिएट किया था। क्या बनाया था, सेन इंडेक्स, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये सेन इंडेक्स क्या था, बेसिकली ये गरीबी को मापने के लिए, गरीबी को मेजर करने के लिए एक तरीका था। उन्होंने भी वही टोकरी ली, टोकरी के अंदर कुछ सामान लिए और कहा जिनको इतना इतना सामान जो मिल पा रहा है, जो इतना पैसा कमा पा रहा है, उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सेन इंडेक्स, क्या नाम था उनका, उनका नाम तो सेन था लेकिन सेन इंडेक्स उन्होंने दिया था, खुद के ही नाम पे एक इंडेक्स बना के दिया था। दूसरा, कमेटीज़ में एक आप ध्यान रखिएगा, तेंदुलकर कमेटी है जो बड़ी चर्चित है। तेंदुलकर कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर गरीबों की पहचान की गई। ओके, ठीक है सर।
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पुअर, कितने तरह के गरीब होते हैं। गरीबों में भी कैटेगरीज होती है, पुअर्स के अंदर भी कैटेगरीज होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर मतलब हमने कहा था चिरकालिक, या जो हमेशा ही गरीब है, जो क्या कहते हैं नॉर्मली गरीब ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है उनके पास भी पैसा आ जाए, गरीबी से बाहर आ जाए। इनको क्या कहेंगे अपन, क्रॉनिक पुअर। इनका अगर अपन ग्राफ देखें तो कैसा होगा, ये गरीबी रेखा है, तो नॉर्मली तो उनकी आय यहीं रहेगी, कभी कभार हो सकता है उनकी आय ऊपर चली जाए। ठीक है, ओके। दूसरे आते हैं चर्निंग। चर्निंग के अंदर कौन आते हैं, जो लोग आते जाते रहते हैं, कभी गरीबी के अंदर, कभी गरीबी के बाहर, कभी गरीबी के अंदर, कभी उनका आना जाना लगा रहता है। देख लेते हैं, ये लोग कभी आए कम, कभी आए ज़्यादा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके ऊपर अलग अलग एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। क्रॉनिक किसको बोलते हैं, क्रॉनिक यानी ऐसा जो भयंकर हो, जो ग्रसित हो बिल्कुल। तो ये चिरकालिक है, मतलब जो हमेशा वहीं रहते हैं गरीब, कभी कभार उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, सपोर्ट आ जाता है गवर्नमेंट का, तो वो गरीबी से बाहर आ जाते हैं, बाकी सदैव वो क्या रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन करते हैं। दूसरा चर्निंग के अंदर वो जो आते जाते रहते हैं। और तीसरा ट्रांजिस्टेंट किसको बोलते हैं, जो ज़्यादातर तो अमीर है लेकिन कभी कभार क्या हो जाते हैं, वो भी गरीब हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टेंट। मतलब ये वैसे लोग हैं जो गरीबी से बाहर तो निकल चुके हैं, ऊपर है उनकी आय, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, इनकी भी आय नीचे आ जाती है। ओके, तीनों में फ़र्क पता चला। क्रॉनिक जो हमेशा गरीबी के नीचे ही रहते, कभी उनकी आय ऊपर चली जाती है। दूसरा जो आते जाते रहते। तीसरा जो ऊपर ही रहते हैं लेकिन कभी कभार उनकी आय नीचे आ जाती है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, गरीबी रेखा। ये जो गरीबी रेखा है ये कैसे निर्धारित की गई, तो इसके लिए हमने कहा अगर कैलोरी वाइज बात करें तो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, इनकम वाइज बात करें तो 816 रुपये और 1000 रुपये। ये जिसकी आय है उसको हम गरीब, सॉरी जो इतना भी नहीं कमा पा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। इसको डिफाइन किया गया है क्या, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPEC, मंथली मासिक, पर कैपिटा यानी पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। एक महीने के अंदर एक व्यक्ति कितना खर्चा करता है उसके आधार पे ये तय किया जाता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है अपना क्या, एब्सोल्यूट व रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो हमने कहा था जो अंडर डेवलप्ड, नीचे डेवलप्ड देश है, जो अपने नीचे के देश हैं, वो लोग गरीबी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये गरीबी रेखा से निर्धारित की जाती है। मतलब एक रेखा तय कर दी जाती है कि इस आय से अगर आपके नीचे है तो आपको गरीब कहलाए जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ गरीबी की तय कैसी होती है बताओ, जिनकी आय एक लेवल, एक सीमा से कम हो। रिलेटिव पॉवर्टी हमने कहा था तुलनात्मक, जैसे औसत आय निकाल दी देश की, अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, वहाँ औसत आय निकाल दी और कह दिया इस औसत आय से 50% और उससे नीचे वाले जो लोग हैं उनको हम गरीब मान लेंगे। अब उनकी बेसिक ज़रूरतें तो पूरी हो रही है, लेकिन आय के हिसाब से अगर उन्हें रिलेटिवली आप कंपेयर करोगे किसके साथ, औसत आय के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं, गरीब कहलाते हैं। तो ये दो तरह के शब्द है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में ध्यान रखना किससे होती है गरीबी की पहचान, पॉवर्टी लाइन से। किससे, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से होती है। क्या यहाँ गरीबी रेखा है, यहाँ कोई गरीबी रेखा नहीं है। ठीक है, ये तो वो लोग हैं जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया कैसे निकालते हैं अपन, हेड काउंट रेशियो। हमने कहा था एक एक जाके लोगों की गिनती होती है और तब गरीबों की पहचान होती है। इसको क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो। हेड यानी सर, काउंट यानी गिनना, वो सारे सर गिनना जो गरीब है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। बताओ 1973-74 में थे 320 मिलियन, फिर हो गए 270 मिलियन, कब, 2011-12 के अंदर। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 55% और गिर कर कितने हो गए, 22%। ग्रामीण में कितने हैं, 80%। रूरल एरियाज में कितने हैं, 80%। अगर स्टेट वाइज बात करोगे गरीबों की संख्या तो 1973-74 में तो सबसे ज़्यादा था उड़ीसा,
और 11-12 में सबसे ज़्यादा था एमपी के अंदर। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। ये रहा देखिए, ये जो ब्लैक वाला है ये 73-74 का है। अगर सबसे ज़्यादा देखोगे तो 66 किस में था, उड़ीसा में था। ये नीचे वाला जो डॉट डॉट वाला है ये 2011 के डाटा है। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा 36 है, किसमें, एमपी में। तो यही हमने लिखा है 11-12 में तो एमपी, और उससे पहले उड़ीसा और एमपी, उड़ीसा और एमपी। नेक्स्ट, गरीबी के कारण क्या है, तो आपको पता है पॉपुलेशन का विस्फोट, अशिक्षा, बेरोजगारी, इनइक्वलिटी, असमानता, आय की असमानता लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। गरीबी के हटाने के उपाय, तो ये तो कुछ जनरल उपाय कहा था हमने, जैसे बेरोजगारी को हटाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, फिर रोज़गार को बढ़ावा देना, इस तरीके से इनइक्वलिटी को कम करना, स्किल देना, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कुछ स्कीम्स भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, ओके, यहाँ तक भूलोगे नहीं। बस ये 10 पॉइंट आपको लिखने हैं, इन 10 के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। पहला चैप्टर है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। अगले चैप्टर से अपनी स्पीड क्या होगी, तेज होगी। तेज का मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतनी होगी। अभी तो मैं क्या बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट अपना टॉपिक है। मैं नहीं चाहता ऐसा कोई भी हो जिसको मेरी स्पीड या मेरी लय या मेरे समझाने का तरीके से समझ नहीं आए। तो हो सकता है मैं 4 बार बताऊँ, एक आध बार उसको आ जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप यूज टू होंगे क्या होगा, एक तालमेल बैठ जाएगा अपने बीच में। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये लास्ट जो पेपर था अपना फर्स्ट ग्रेड का वो है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मेथड टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इनमें से कौन सा तरीका है, मेथड है इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को निर्धारित करने के लिए, गरीबों की निर्धारण करने के लिए, या गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए, गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है, बताओ। इन्वेस्टमेंट, क्या उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसा कोई हमने पढ़ा नहीं। कैपिटल नहीं। ह्यूमन, कितने लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है। इनकम मेथड, बिल्कुल, आय विधि हमने पढ़ी थी। किससे तय होती है, 2 ही चीज़ों से तय होती है, इनकम या कंजम्पशन, या क्या, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, एक तरीके से कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितनी खपत हो रही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसी एग्जाम के अंदर जस्ट अगला ही क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन पढ़े आप। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन रूरल एरिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गरीबी को, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कितनी एवरेज कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, बताओ कितनी है। 2400, 2100, 2800, 3000। हमने कहा था गांव में लोग मेहनत मजदूरी ज़्यादा करते हैं, खाते भी ज़्यादा है, उनको एनर्जी की ज़रूरत क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ग्रामीण रूरल एरिया में कितना है ये बताओ, 2400। और सिटी के अंदर कितना है, अर्बन में कितना है, 2100। अगर पैसे वाइज बात करें तो रूरल में कम है, कैलोरी ज़्यादा लेकिन पैसे कम। यहाँ कितना है, 1000। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, ये 2 क्वेश्चन आए थे। अब अगला, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर भी 2-3 क्वेश्चंस थे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। इनमें से कौन सा गरीबी का मुख्य कारण है इंडिया में, भारत में, इनमें से कौन सा गरीबी का मुख्य कारण है। देखें, सबसे पहले अंडर डेवलपमेंट, मतलब भारत अविकसित है। दूसरा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तीसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये क्या है, सबसे पहले देखिए हम अविकसित हैं। अगर विकसित होते तो हमारे पास संसाधन ज़्यादा होते, संसाधन ज़्यादा होते तो लोगों में बांटने के लिए भी ज़्यादा पैसा होता। जैसे सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया था, एक तो अपने पास 100 रुपये है और 10 कैंडिडेट है, सब में बांटोगे थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। अब अगर ये थोड़ा थोड़ा सब में 10-10 बराबर बंट रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने इंडिया में तो ये जो 100 रुपये है 10 लोगों में जो बांटा हुआ है वो भी कैसे बांटा है, 10 में से एक के पास तो क्या है
80 रुपये, दूसरे के पास 10 रुपये और बाकी सबके पास 1-1 रुपया है। मतलब आय के अंदर डिस्पैरिटी बहुत है। किसी के पास जो 1 रुपये में भी गुजारा कर रहा है, कोई अकेला व्यक्ति है जो 80 रुपये भी लेके बैठा है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा कारण है। सबसे पहले अंडर डेवलपमेंट। जी हाँ, हम लोग विकसित नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास 100 रुपये है, अगर ये 100,000 होता तो सब में बांटने को भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलता। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब आर्थिक रूप से दोनों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। ये देखिए, कोई 80 पे भी जी रहा है, कोई 1 रुपये में भी गुजारा कर रहा है। तीसरा पॉपुलेशन, ये जो 10 है ये घट के अगर 5 ही रह जाए तो फिर भी दिक्कत खत्म हो जाए, लेकिन अपनी जनसंख्या भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तीनों कारण है, ये तीनों के तीनों गरीबी के मुख्य कारण है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन अभी पढ़ा हमने। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज स्टडी ऑफ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? किसी एक व्यक्ति की स्टडी है, किसी एक पर फैमिली की है, किसी एक सोसाइटी की है, या सब की है? बताओ। इसका तो ऑप्शन क्या कहते हैं, इसका तो आंसर आपको ही देना है। मैंने क्वेश्चन बता दिया, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द स्टडी ऑफ, ये पढ़ने का तरीका है क्या, गरीबी किसकी? किसी एक व्यक्ति की, एक फैमिली की, एक सोसाइटी की, या सब की? जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अब और भी कुछ एमसीक्यूज है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आप आंसर आपको खुद को देना है। मोर देन खाली जगह वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया। दुनिया का कितने से अधिक गरीब जो है वो भारत में रहता है? बताओ। हाफ, आधा, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4 और 1/5। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता है 1/5 जो है इंडिया में रहता है। परसेंटेज बताओ पॉपुलेशन का 2011 में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 26, 19, 22, 32 पता है आपको कितना है? 22%। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर, इनमें से कौन सा गरीबी को निर्धारण करने का मेजर है, तरीका है? हेड काउंट रेशियो, सेन इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स और ऑल ऑफ दीज। तो हमने देखिए 1-2 तरीके तो पढ़े हैं इसमें से, ये पॉवर्टी गैप इंडेक्स और ये नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि अपने टॉपिक के अंदर मेथड्स कहीं दिए हुए नहीं हैं, तो ऐसे में आप कॉमन सेंस से भी क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो कि एक से ज़्यादा ये जो पढ़े हुए हमारे तरीके लग रहे हैं। नेक्स्ट, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन वाज फॉर्म्ड। ये कब बनाई थी टास्क फोर्स? मैंने बताया था आपको 1979 के अंदर, 1979 के अंदर टास्क फोर्स बनी थी। किसके ऊपर? मिनिमम नीड्स, यानी मिनिमम ज़रूरतों को निर्धारित करने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ऐसे लोग जो जनरली आते और जाते रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, बताओ कौन से थे? फर्स्ट वाले तो ऐसे थे जो जनरली नीचे रहते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। सेकंड वाले ऐसे थे जो आते जाते रहते हैं, और थर्ड जो जनरली ऊपर रहते हैं फिर कभी नीचे आ जाते हैं। आप बताओ कौन से हैं ये? क्रॉनिकली पुअर, ये तो वो है जो भयंकर रूप से घर से थे, मतलब जो सामान्यतः नीचे ही रहते हैं। चर्निंग पुअर, ये ऐसे हैं जो क्या है, आते जाते रहते हैं। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही होगा। 11-12 में पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन की गई थी रूरल एरिया में, बताओ, और अर्बन एरिया में? 860, ये कौन सा है? ये ऑप्शन सही आपको पता है, 816 और 1000। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन अडोप्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल। ये स्कीम्स के बारे में है। इनमें से कौन सा स्कीम जो है वो मिनिमम बेसिक सुविधाएं देने के लिए? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये देखिए स्कीम्स आपके इतने टॉपिक के अंदर है नहीं, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने से कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आपको लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन स्कीम्स को वापस समझ लेंगे, गरीबी से रिलेटेड जो है
ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया के कौन से स्टेट में हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है, बताओ। 2011-12 में, 11-12 में पहले ओडिशा में थी, अब किस में है, एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, ठीक है, ध्यान रहेगा ये इतना। चलिए, और भी कुछ क्वेश्चंस है तो ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आप लिख लीजिए पूरा अच्छे तरीके से, वीडियो को भले पॉज करके लिखिए। 10 की 10 बातें आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इनके बियॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस टॉपिक को पढ़िए और ख़त्म कर दीजिए। मतलब ख़त्म करने का मतलब एक होता है ना कि एक टॉपिक बड़ा, उसको आधा अधूरा पढ़ लिया, अभी उसका रिवीजन आपने अच्छे से नहीं किया तो वो दिमाग में हमेशा पेंडिंग ही रहता है। पढ़ा, उसको अच्छे से रिवाइज़ किया, सबसे मेन उसको समराइज़ किया। मतलब इतनी सारी बातें थी, उसको हमने एक पेज के अंदर समराइज़ कर दिया। अब इसको एक बार अच्छे से रीड करके रख दीजिए साइड में, अपनी नोटबुक के अंदर पढ़ा रहेगा। ये आपको सीधा एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़रूरत है, उससे पहले देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कल शुरू करेंगे अपन अगला टॉपिक, रूरल डेवलपमेंट। मैं आपको बता दूं ऐसे, ग्रामीण विकास, और ये अगला अपना टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले उसके अंदर मेन इश्यूज़ क्या है, ग्रामीण विकास के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, अपने टॉपिक में जो दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा सिलेबस अपना, पढ़ें आप। सेकंड नंबर पॉइंट, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास की इश्यूज, मुख्य मुद्दे क्या है, क्रेडिट यानी उधारी का सिस्टम और मार्केटिंग का सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले तो ग्रामीण विकास होता क्या है, उसके मुख्य एरियाज कौन कौन से हैं और मुख्य इश्यूज़ क्या क्या है, दिक्कतें क्या क्या है। जैसे गांव के अंदर डेवलपमेंट तो करना है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा नहीं है, क्रेडिट पे, उधार पे पैसा नहीं देता गांव वालों को कोई। फिर वहाँ जो उत्पाद बनते हैं उनकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती। तो ये पूरा डिटेल के अंदर टॉपिक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 6 के अंदर। तो उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्या क्या एरियाज़ है गांव के अंदर, जो क्रेडिट है वो उनके सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। कुछ गैर संस्थागत सोर्स है, जैसे साहूकार हो गए, व्यापारी हो गए, इन सब से पैसा लेते हैं। कुछ औपचारिक सोर्स भी है, जैसे सहकारी समिति हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनकी बैंकें हो गई, जैसे ये गाँव के अंदर चलती ना, मरुद्रा ग्रामीण बैंक और इस तरह की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हो गई, नाबार्ड हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है SHG, स्वयं सहायता ग्रुप जिसको बोलते हैं। फिर मार्केटिंग से रिलेटेड क्या दिक्कत है कि जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता है, जो चीज़ बनती है, उसको प्रॉपर पैकिंग नहीं होती, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर मार्केटिंग उसकी नहीं हो पाती। तो उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, जैसे बिचौली है, परिवहन की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रोड नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। इनको सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।